सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस इससे पहले हमने जो वीडियो लेक्चर बनाया था वो बनाया था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक के वीडियो लेक्चर क्लियर हो गए थे। और ये एक बड़ा टॉपिक चल रहा है सेंटेंस, ठीक है, जो सेंटेंस एंड सेंटेंस के प्रकार। और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का टॉपिक है जिसमें हम कहाँ तक आ गए, इम्परेटिव सेंटेंस तक। कहाँ तक आ गए भाई, इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज के वीडियो लेक्चर में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा शेयर अवश्य करें, ठीक है। और यहाँ इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पर आपको हाई स्कूल 9 से लेकर, ठीक है, 9 से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यही नहीं केवल इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, आपको इंग्लिश के साथ साथ अदर भी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्परेटिव सेंटेंस सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में बोले जाते हैं। तो आप भी इसको समझिए और कैसे हम बोलते हैं या फिर कैसे इसके रूल्स हैं, ठीक है। बहुत ही जानदार और रूलों के साथ लेके आया हूँ, तो मैं दूसरी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इम्परेटिव सेंटेंस जो थर्ड प्रकार था, इससे पहले हमने इंटरोगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस को क्लियर किया था। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इन वाक्यों में क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा यानी ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट या सलाह, एडवाइस या सुझाव, सजेशन या किसी से कुछ करने के लिए कहने का बोध होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है? किसी को आज्ञा देना, ठीक है, और या फिर किसी को सलाह देना या किसी से निवेदन करना या निषेध प्रकट करना। निषेध प्रकट करना भी होता है, निषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है, कि जैसे वहां मत जाओ, है ना, या मोहन यह पेन ले आओ, तो ये आज्ञा हो गया। कृपया मुझे अपना पेन दो, ये निवेदन कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस किसमें मिलते हैं? सब इम्परेटिव सेंटेंस में। सुझाव मतलब सजेशन की बात है कि धूप में मत जाओ, है ना, सजेशन की बात कराए। तो सजेशन की बात करें तो वहां पर सुझाव और प्रस्ताव भी करते हैं कि चलो खेलें, चलो आज हम खेलें, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो सब इम्परेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। या फिर किसी से कुछ कहने के बोध में इम्परेटिव सेंटेंस का यूज होता है। समझ में आ गया भाई? ये मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं। देखो मैं यहाँ पर जो मेन वर्ब का जिक्र कर रहा हूँ, तो देखिए ये तीन मैंने यहाँ पर कुछ प्रकार दिए हैं कि वो आपकी ग्रामर के अकॉर्डिंग दिए हैं, ठीक है, लेकिन रूल्स हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे उसी के आधार पर। जब मैं तुम्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरचेंज पढ़ाऊंगा नरेशंस में, तब इन्हीं के आधार पर इनके रूल्स पढ़ाऊंगा। तो उसी आधार पर मैंने यहाँ ट्रांसलेशन में भी बांट लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं। तो ये मेन वर्ब से प्रारंभ होने वाले भी होते हैं, और प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले भी होते हैं, और डू नॉट या नेवर से प्रारंभ होने वाले होते हैं, और चौथा है लेट या लेट से स्टार्ट होने वाले होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं? मेन वर्ब से प्रारंभ, प्लीज या काइंडली से, या डू नॉट या नेवर से, या फिर लेट या लेट से प्रारंभ होने वाले होते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब ये इंग्लिश में देखने को मिलेंगे कि मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज या काइंडली से हो रहा है, और डू नॉट या नेवर से, ठीक है। और इसी के आधार पर हम इनको पहचानते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस हैं। इनके अंत में फुल स्टॉप होता है और यू इनमें छिपा रहता है। इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है? छिपा रहता है ना। तो कह रहा है कि नोट इनमें यू सब्जेक्ट छिपा होता है। तो देखो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम,
हेडिंग डाल लीजिए। अगर आप साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। तो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ मेन वर्ब से प्रारंभ होने वाले। तो मेन वर्ब से प्रारंभ होने वाले के लिए मैंने एक संरचना लिखी है यहाँ पर कि B1 यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सर्वप्रथम लेके आएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में अदर वर्ड्स और अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे देखो खिड़की बंद मत करो, सॉरी बंद करो, खिड़की बंद करो। तो खिड़की बंद करो, मुझे बताओ, मुझे सुनो, इस दरवाजे को खोलो। तो खिड़की बंद करो। अब देखो बंद करना एक वर्ब है जिसे शट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शट। शट द विंडो। विंडो क्या कह रहा है? खिड़की बंद करो। तो शट द विंडो। शट क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1 और ऑब्जेक्ट क्या है? खिड़की। मुझे बताओ, है ना, मुझे बताओ। तो बताना की फर्स्ट फॉर्म टेल और मुझे की मी, टेल मी। तो क्या बना? टेल मी। मुझे सुनो, मुझे सुनो। अब सुनना की क्या है? लिसन। ठीक है, सुनना की क्या है? लिसन। ठीक है, और टू मी, मुझे सुनो। तो देखो वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इस दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को खोलो। तो खोलना की ओपन, ओपन दिस डोर, दिस डोर। तो ओपन दिस डोर। तो अगर जो मेन वर्ब से मुख्य क्रिया से प्रारंभ होने वाले हैं तो उनमें मेन वर्ब जो पीछे दी होती है उसी का था। देखो खोलना की ओपन लगाई है, ऐसे ही मैंने बताओ कि टेल लगाई है, सुनो की लिसन लगाई है, और ऐसे ही बंद करना की है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस कितने आसान है। शट द विंडो, टेल मी और लिसन टू मी, ओपन दिस डोर। ठीक है, ओपन दिस डोर। आगे और भी उदाहरण है। नौकर को बुलाओ, है ना, बुलाना की क्या है? कॉल। तो हमने क्या ले ली? फर्स्ट फॉर्म कॉल की। और द सर्वेंट, द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। तो कितनी आसान है। कॉल द सर्वेंट। सदैव सत्य बोलो, है ना, तो बोलना की क्या है? स्पीक, स्पीक। अब एक मिनट रुकिए, यहाँ सदैव है तो ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ। क्योंकि जो सदैव है या ऑलवेज है उसको मेन वर्ब से पहले, तो सीधे सीधे बन रहे हैं सदैव सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नौकर को बुलाओ, कॉल द सर्वेंट। और भी हो सकते हैं, जैसे गरीबों की सहायता करो, है ना, गरीबों की सहायता करो। ठीक है, तो गरीबों की सहायता करो। तो गरीबों की सहायता करो, तो सहायता करना की हेल्प है, सर्वप्रथम हेल्प ले आए, है ना, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। और भी हो सकते हैं, जैसे नल बंद करो, है ना, नल बंद करो। इस तरह के बहुत सारे होंगे, बस यही नियम तुम्हें याद रखना है। ठीक है, नल बंद करो। तो टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, है ना, टर्न ऑन द टैप। नल चालू करो, है ना, या नल चालू करो, तो टर्न ऑन द टैप। ठीक है, लाइट बंद करो, तो स्विच ऑफ द लाइट, है ना, और कहे कि लाइट ऑन करो, तो स्विच ऑन द लाइट। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो कि मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ले आते हैं। तो इम्परेटिव का जो पहला प्रकार था सारी मेन वर्ब से प्रारंभ हुए थे। ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप था। अब है हमारे हाँ, इसी में और भी है, जैसे यदि वाक्य में कृपया या कृपा करके शब्द आया हो तब। यदि वाक्य में कृपया या कृपा करके शब्द आया हो तो वहां निवेदन की बात कर रहा है, और निवेदन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लीज का।
ठीक है, प्लीज या फिर काइंडली का प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं निवेदन या रिक्वेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। तो वही सूत्र के अकॉर्डिंग ये संरचना क्या हो जाएगी, तो देखो संरचना क्या हो जाएगी, प्लीज या काइंडली और प्लस यहाँ B3 नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है भाई, B1। तो प्लीज, प्लीज की स्पेलिंग भी सुधार लेना। तो प्लीज या काइंडली प्लस B1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसके लिए संरचना क्या आ जाएगी, प्लीज या काइंडली, ये इसके लिए कृपया या कृपा करके शब्द आता है, उसके लिए प्लस B1 प्लस अदर वर्ड्स नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट भी होगा। ये पूरी संरचना गलत कर रखी है। दोबारा से लिख लेना भाई। तो देखो प्लीज या काइंडली प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो प्लीज या काइंडली प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और अंत में स्टॉप है। देखो कृपया मेरी सहायता करो, ठीक है। तो कृपया मेरी सहायता करो, तो प्लीज सीधे लगा देंगे, प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज आ गया, उसके बाद में हेल्प B1 आ गई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट मी आ गया। कृपा करके मेरी बात सुनो, है ना, कृपा करके मेरी बात सुनो, तो कृपा करके मेरी बात सुनो। तो देखो कृपा करके आए शब्द, तो उसके लिए क्या लाएंगे, काइंडली लिसन टू मी, मेरी बात सुनो या मुझे सुनो, काइंडली लिसन टू मी, समझ में आ रहा है भाई। अब है कृपया मुझे अपना पेन दो, है ना, तो मैं इधर बना दे रहा हूं उन्हें, प्लीज गिव मी, ऑब्जेक्ट आ गया, और प्लीज गिव मी माई पेन, तो कृपया मुझे अपना पेन दो, प्लीज गिव मी माई पेन। नेक्स्ट है कृपया मुझे अपना नाम बताओ, तो देखो प्लीज बताना कि टेल और मी, प्लीज टेल मी, देखो प्लीज आ रहा है, उसके बाद B1 आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अपना नाम तो योर नेम, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, है ना, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होंगे, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए, है ना, तो प्लीज गिव मी योर बुक्स। तो इस तरह के जो सेंटेंस जिसमें कृपया या कृपा करके शब्द आता है, तो उनके लिए प्लीज या काइंडली प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स को ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी, कृपा करके मेरी बात सुनो, तो कृपा करके आया तो काइंडली प्रयोग कर लिया, काइंडली लिसन टू मी, और कृपया मुझे अपना पेन दो, तो प्लीज गिव मी माई पेन। अगला है कृपया मुझे अपना नाम बताओ, तो प्लीज टेल मी योर नेम। इस तरह के सेंटेंस समझ में आ गया प्लीज वाले। अब है यहीं पर एक रूल है कि यदि वाक्य में वोकेटिव केस, ठीक है, नाउन है, यदि वाक्य में वोकेटिव केस नाउन है, तो यहां पर शब्द है तो, यदि वाक्य में वोकेटिव केस नाउन है
वह वाक्य के प्रारंभ में या अंत में, वाक्य के प्रारंभ में या अंत में कॉमा लगाकर लिखते हैं, तो उसे कैसे लिखते हैं? वाक्य के प्रारंभ में कॉमा लगा करके या फिर अंत में लिख देते हैं। यहाँ उसे कर लेना जिससे सही सी लाइन बन जाएगी। उसे वाक्य के प्रारंभ में या अंत में कॉमा लगा करके लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर वोकेटिव केस का मतलब समझिए के संबोधन कारक, ठीक है। जैसे किसी को संबोधित करते हैं कि मोहन इधर आओ, है ना, हरी तुम वहां चले जाओ, तो ये हरी और मोहन है जो वोकेटिव केस हैं। या तुम ऐसा कर लीजिए, है ना, मैंने तुम्हें यह काम बताया है कि रमेश तुम ऐसा कर लेना, है ना, तो रमेश जो है वोकेटिव केस, मोहन और हरी जो शब्द आ रहे हैं वोकेटिव केस हैं। जैसे कि मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, है ना, तो मोहन कॉमा लगा दीजिए, और स्टैंड ऑन द बेंच, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। अब यहाँ मोहन को मैंने लगाया तो कॉमा लगाकर लगाया, या फिर बाद में लिखता स्टैंड ऑन द बेंच मोहन, है ना। सज्जनों कृपया बैठ जाओ, है ना, तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन जेंटलमैन, है ना, प्लीज सिट डाउन जेंटलमैन। अब देखो मैंने यहाँ जेंटलमैन मतलब सज्जनों के लिए, तो बाद में कॉमा संबोधित किया गया है, तो ये जो जेंटलमैन है वो संबोधित है। ऐसे ही मोहन यहाँ वोकेटिव के संबोधन कारक का काम कर रहा है। माँ, है ना, माँ यहाँ आओ, तो माँ मतलब मदर, कॉमा कम हियर, कम हियर। तो यदि वोकेटिव केस है, ठीक है, जिसे पुकारा गया है, सीधी सी बात समझिए, तो उन्हें या तो कॉमा लगा करके बाद में लिख देते हैं या कॉमा लगा करके पहले। आगे देखते हैं, डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होने वाले, डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होने वाले, तो यदि वाक्य में मत आ जाए शब्द, या ना आ जाए, या नहीं आ जाए, या मत कर आ जाए, या कभी नहीं या कभी मत आए, तो शब्द आए हों, तो ऐसे वाक्यों को हम किस में डू नॉट या नेवर से स्टार्ट करते हैं। तो संरचना क्या होगी इसके, डू नॉट या नेवर, अगर कभी नहीं आए तो नेवर, और कभी मत आए तब भी नेवर, और अगर कभी शब्द ना आए तो उसके लिए नॉट का, डू नॉट का प्रयोग, और B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं ये सेंटेंस, तो B1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो वहां मत जाओ, तो यहाँ मत जाओ आया तो क्या लगाएंगे, डोंट, है ना, डू नॉट को संक्षिप्त रूप से क्या लगते हैं, डोंट, तो डोंट गो देयर, तो डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। अगला है कभी झूठ मत बोलो। अब देखो यहाँ कभी मत शब्द आया है तो क्या लगाएंगे, नेवर, है ना, नेवर, और टेल ए लाई। अगला है गरीबों को मत सताओ, केवल मत शब्द आया तो क्या लगाएंगे, डोंट, डोंट टीस, टीस मीन्स है सताना, द पुअर, द पुअर, गरीबों को मत सताओ। ऐसे कभी धूम्रपान मत करो, है ना, तो कभी शब्द आए कभी मत, तो नेवर, नेवर स्मोक, स्मोक मतलब धूम्रपान करने की, तो नेवर स्मोक, कभी धूम्रपान मत करो। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो कि कभी वहां मत जाओ, है ना, घास में मत खेलो, है ना, कहते हैं घास में मत खेलो। तो घास में मत खेल, तो डोंट प्ले इन द ग्रास,
जैसे और भी हो सकते हैं, धूप में मत जाओ, मत जाओ। तो डोंट गो इन द सन। ठीक है, सन भी होती है धूप की, या सनशाइन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो सब कैसे बन रहे हैं, डू नॉट या नेवर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होता है। अगर कभी नहीं शब्द आया तो नेवर का प्रयोग, और अगर क्या ना आए तुम्हारे, कभी नहीं शब्द आए तो नेवर, और केवल मत शब्द आवे या ना आए या नहीं आए तो सिर्फ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, कृपा के लिए, कृपा नहीं होगा यहाँ पर, कृपया के लिए होगा। ठीक है, सही कर लीजिए, कृपया के लिए वाक्य के प्रारंभ में प्लीज, कृपया के लिए वाक्य प्रारंभ में प्लीज। हर जगह गलत हो गई है, क्या किया है। प्लीज, तो कृपया के लिए वाक्य के प्रारंभ में प्लीज लगा देते हैं। जैसे कृपया ऐसे पत्र मत लिखो, है ना, कृपया ऐसे पत्र मत लिखो, तो प्लीज प्लीज डोंट, तो प्लीज डोंट राइट सच लेटर्स। कृपया ऐसे पत्र मत लिखो, तो प्लीज डोंट राइट सच लेटर्स। कृपया यहां मत बैठो, तो प्लीज डोंट सिट हियर, प्लीज डोंट सिट हियर। कृपया यहां मत बैठिए। अगर प्लीज वगैरह आ जाए नेगेटिव हो तो उसमें इस तरह से लगाते, प्लीज डोंट राइट सच लेटर, है ना, और प्लीज डोंट सिट हियर, तो प्लीज को डू नॉट से पहले लगा देते हैं। आगे देखते हैं, लेट से प्रारंभ होने वाले, किससे प्रारंभ होने वाले, लेट से। तो लेट से प्रारंभ होने वाले, तो लेट से किन वाक्यों को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान पूर्वक से समझना। ठीक है, कि लेट वाले जो वाक्य हैं थोड़े अजीब तरह के होते हैं, इन्हें बच्चे ज्यादातर बनाने में गलतियां कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए एक बहुत ही सटीक इसकी पहचान लेकर के आया हूँ, जो ध्यान पूर्वक से समझिए। ठीक है, कि जब इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा कार्य करने के लिए निर्देश, जो कार्य करने के लिए निर्देश यू यानी तुम, जिसमें सब्जेक्ट छिपा होता है तुम, के लिए ना देकर, क्या कह रहा है, के लिए ना दे होकर, के लिए ना होकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो, केवल यू सब्जेक्ट को ही निर्देश ना दे, जैसे यू सब्जेक्ट इसमें छुपा होता है उसकी जगह पर किसी दूसरे को दे। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ने दो, खेलने दो हो, या फिर हिंदी में पढ़ने दो, खेलने दो आदि शब्द आते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, निम्न संरचना का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, निम्न संरचना का प्रयोग करेंगे। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस B1 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स इधर लिखा है। ठीक है, और अंत में स्टॉप। अब यहाँ पर आपको दो तरह के सब्जेक्ट मिले, ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दरअसल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानें, ठीक है, तो समझें। देखो, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो समझे, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है, कोई निर्जीव वस्तु वगैरह होगी। ठीक है, और इनडायरेक्ट सजीव होता है। तो इनडायरेक्ट में जैसे आता है मुझे, उसे, है ना, मुझे, उसे, तुम्हें और हमें आदि।
ठीक है, लेकिन इसमें कोई पेन है, वस्तु है, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गए। तो लेट, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर V1 और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मुझे खेलने दो, तो मुझे खेलने दो, और इनके हिंदी वाक्यों में दो शब्द ज्यादातर आते हैं, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि देने के अर्थ में कोई दो आया और उसे आप लेट में बना दो। लेकिन जोर किस पे दिया जा रहा हो कि जैसे क्या कह रहा है, मुझे खेलने दो। ये नहीं कह रहा कि तुम खेलो, ठीक है, ये नहीं कह रहा, मुझे खेलने दो। अगर मैं कहूँगा खेलो, तो तुम्हारे लिए तो बोल रहा हूँ ये शब्द कि तुम खेलो, है ना, लेकिन तुम खेलो ये नहीं डायरेक्शन है, मुझे खेलने दो। तो तुम सब्जेक्ट को निर्देश ना देकर किसी और सब्जेक्ट को दिया जाता है, तो वहां लेट का प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में? तो देखो, मुझे खेलने दो, तो प्ले, सॉरी, किससे बनेगा, लेट, तो लेट। उसके बाद मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, लेट मी, खेलना की प्ले, तो लेट मी प्ले। आ रहा है समझ में, लेट मी प्ले। लड़कों को जाने दो, किसे जाने दो, लड़कों को जाने दो, तो लेट। अब लड़का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे मुझे, उसे या लड़का सजीवता को दर्शा रहा है, तो द बॉयज, है ना, तो लेट द बॉयज गो, लड़कों को जाने दो। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, तो उसे पढ़ने दो। तो मैं इस सेंटेंस को, यहाँ दिख रहा है भाई सबको, चलो यहीं बना दे रहे हैं, यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देखो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ये आ गया, अब तो सभी को दिख रहा है। उसे पढ़ने दो, ठीक है, तो उसे पढ़ने दो, तो क्या बनाए, लेट। अब उसे शब्द आ गया इनडायरेक्ट, तो हिम, लेट हिम रीड या स्टडी, तो लेट हिम स्टडी या रीड। तो लेट से प्रारंभ होने वाले जिसमें दो या दो दो इस तरह के शब्द लिखे होते हैं, करने दो, जाने दो, हंसने दो या खेलने दो, ठीक है, पढ़ने दो, है ना, इस तरह के। और ये जो है वो यू को डायरेक्शन नहीं देते हैं, किसी और को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, निर्देश देते हैं, याद रहेगा। अगला पेज चलते हैं। लेट्स या लेटस, लेटस का संक्षिप्त रूप लेट्स होता है, से प्रारंभ होने वाले, ठीक है। तो जहां सुझाव या प्रस्ताव, सुझाव मतलब सजेशन या प्रस्ताव की बात है, प्रपोजल का भाव प्रकट होता है, उसके लिए हम लेट्स या लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे संरचना है कि लेट्स या फिर लेटस बोल सकते हैं, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे सुझाव कहते हैं कि आज सभी या दो चार दोस्त मिल गए आप, कि चलो आज खेलें, है ना, आओ आज ताजमहल देखने चलें, आओ अब पढ़ लें, है ना, इस तरह के। तो वो केवल एक के लिए नहीं बोल रहा है, वो कहीं आपके मित्र हैं या आप कई लोग हो उसके लिए। तो सुझाव या प्रस्ताव की बात चल रही है ना। तो सुझाव या प्रस्ताव की जब बात चलती है तो उसे लेटस से प्रारंभ करते हैं, उसमें आओ या चलें इस तरह के शब्द मिले होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आओ अब खेलें, तो इस आओ शब्द के लिए हम कम ऑन वगैरह का यूज कर लेते हैं। अगर कम ऑन का यूज कर रहे हो तो लेटस का यूज नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे यहाँ पर हम लेटस का यूज करेंगे इसके लिए। लेटस, लेटस का संक्षिप्त रूप लिख रहा हूं, ठीक है मैं। तो लेट्स प्ले नाउ, लेट्स प्ले नाउ, आओ ताजमहल देखने चले, तो लेट्स गो, लेट्स गो टू आगरा, आओ आगरा चले, क्यों चले, टू सी द ताजमहल, टू सी द ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल देखने चले। ताजमहल देखने चले, तो लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताजमहल,
और टू सी मतलब देखने के अर्थ में लगाया, अगर कहीं पर ना नहीं आता है वर्ब के साथ में तो टू सी या फिर जीरेंडिंग सीइंग द ताजमहल, ठीक है। आईएनजी फॉर के, ये जो इनफाइनाइटिव वो जीरेंड है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से ये भी समझ में आ गए होंगे। अगला है नोट, यदि लेट वाले वाक्य, लेट या लेट्स वाले सेंटेंस नेगेटिव भाव प्रकट करता है तो नोट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो, या फिर डू नॉट लेट से पहले लगा देते हैं। लेट या लेटर से पहले डू नॉट लगा दो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दें। जैसे उन्हें यहाँ मत पढ़ने दो, है ना, बैठने दो, सॉरी, उन्हें यहाँ मत बैठने दो। अब नेगेटिव भी है और लेट से प्रारंभ भी हो रहा है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, लेट देम, ऑब्जेक्ट ले आते हैं, लेट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन्हें है, ठीक है, लेट देम। अब उसके बाद में लगा दीजिए नॉट सिट, है ना, तो लेट देम नॉट सिट, लेट देम नॉट सिट हियर। या फिर इस तरह से बना सकते हो आप, डोंट लेट देम नॉट सिट हियर। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला बेटर है रूल, तो लेट देम नॉट सिट हियर, लेकिन कुछ बुक्स में ये भी दे रखा है जो तुम्हारा है, तो याद रखें इसका ही प्रयोग करें। उसे घर मत जाने दो, है ना, उसे घर मत जाने दो, लेट हिम नॉट गो टू हाउस। आ रहा है समझे, तो लेट हिम नॉट गो टू हाउस, उसे दिन में मत सोने दो, उसे दिन में मत सोने दो, तो लेट हिम नॉट asleep in the day। एट लगा दीजिए, एट द डे। तो इस तरह से ये इम्परेटिव सेंटेंस के सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हमने इम्परेटिव के सभी तरह के सेंटेंस को क्लियर कर लिया है। अब चाहे इम्परेटिव सेंटेंस आपका किसी भी तरह का हो, इन्हीं रूल्स से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी दूसरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेंटेंसों की एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी भी बुक का यूज कर सकते हैं और इन नियमों पर लागू करके रख सकते हैं। जब इन पर लागू रखोगे, इन नियमों को लागू करोगे, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो इम्परेटिव सेंटेंस का इस पर लागू ना हो। हाँ, एक प्रकार के और होते हैं जो निवेदन प्रकट करने के लिए, तो वो मैं वुड और शुड से प्रारंभ होते हैं, उनको जब मैं निवेदन के बारे में वुड या सेल या कैन कुड वाले में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ किताबों में इनके बारे में इम्परेटिव सेंटेंस में दे दिए जाते हैं निवेदन करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को बस लाइक कर दें, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है और आपका एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। और कमेंट अवश्य करें कि क्लास आपको कैसी लगी। तो खुश रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आप अपने अच्छे से अच्छे नोट्स भी बना सकें, ठीक है, और अपनी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।